दो दोस्त इकट्ठा होकर कुछ काम कर रहे थे। तभी इनके पास एक तीसरा लड़का आता है। लड़का आता है और आकर खड़ा होता है, इनकी तरफ घूरने लगता है। ये दोनों कहते हैं कि क्या हुआ, आज सुबह से ही भांग पी ली है क्या? तभी ये लड़का कहता है कि आपकी पत्नी मर गई है ना? तो ये कहते हैं कि हाँ, हमारी पत्नी मर चुकी है। ये बात तो सबे पता है, सबको, अखबारों में भी हमारी पत्नी की मरने की खबर छपी थी। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी पत्नी के मरने के बाद तो पुलिस वालों के काम के ऊपर उन्हें नाम भी दिया जाता है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी जो ये तीसरा लड़का आया, ये कहता है कि फलाना एक गाँव है और आज किसी काम से मैं उस गांव में गया था। वहाँ पर ऊँट भी रहते हैं। ऊँट को खरीदने या बेचने के प्रति वहाँ पर मैं गया था, लेकिन मैंने वहाँ पर तुम्हारी उस मरी हुई पत्नी को देखा है। अब यहाँ पर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पत्नी के या साथ जो भी हुआ था, या वो पत्नी किस कारण मरी थी, उस पत्नी के मरने का आरोप इन दोनों लोगों पर था, जो दोनों दोस्त वहाँ पर काम कर रहे थे। तीसरा कहता है कि वहाँ पर देखा तो ये दोनों संग खड़े रह जाते हैं और हंसकर कहते हैं कि नहीं, वो नहीं हो सकती, वो तो 7 साल पहले मर चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या उस महिला की कोई आत्मा थी या सच में ही वो महिला थी? जब ये पूरा खुलासा आप सुनोगे तो शायद इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। शायद किसी के दिमाग से आपको ये समझ में आएगा कि इंसानों का दिमाग कहाँ तक जा सकता है। आज की घटना की शुरुआत करते हैं। मथुरा वृंदावन में एक परिवार होता है। दोस्तों, परिवार में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सूरज प्रसाद गुप्ता, जिनकी पत्नी उर्मिला होती है, और इनकी एक बेटी होती है जो कि जवान है और जिसका नाम आरती होता है। अब यहाँ पर ये मथुरा वृंदावन में रहते हैं, बहुत ही धार्मिक किस्म के इंसान हैं। इनकी बेटी भी बहुत पूजा पाठ और भक्ति करती है। अब मैं आपको इनकी जानकारी देती हूँ। अब इनका मन करता है, सन 2015 की बात होती है, इनका मन करता है मेहंदीपुर बालाजी, यानी जो राजस्थान का जिला दौसा, और दौसा में मेहंदीपुर बालाजी पड़ता है। वहाँ पर बहुत लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उर्मिला, आरती और सूरज प्रसाद गुप्ता सभी मिलकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं। दर्शन पाकर बाहर निकलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा घूमते हैं। तो यहीं पर एक गली पड़ती है जिसको समाधि वाली गली कहते हैं। इस समाधि वाली गली को मुंबई वाली गली भी कहते हैं और समाधि वाली गली भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ धार्मिक किताबें बिकती हैं। दोस्तों, यहीं पर 2 दोस्त होते हैं जिनकी यहाँ पर किताबें होती हैं। एक का नाम गोपाल सैनी होता है और एक का नाम सोनू सैनी होता है। यहाँ पर ये दोनों दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर आरती और उर्मिला और उसके पिता भी आते हैं। ये कुछ किताब खरीदते हैं, लेकिन किताब खरीदने में ही इन दोनों की, यानी उर्मिला, माफ़ करना, आरती और सोनू सैनी की नज़रें लड़ जाती हैं। बहुत कम वक्त था, किताब खरीदने में ही क्या किसी से प्यार हो सकता है? क्या इसे प्यार कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों प्यार ऐसा हो गया कि आरती किताब लेने के बाद या धार्मिक कोई चीज़ लेने के बाद आगे जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मैं कुछ भूल कर आई हूँ। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही थी। ये जब ऐसा कहती है तो दोबारा से इस सैनी के पास पहुँचती है, सोनू सैनी के पास, और इसे अपना नंबर देकर आती है और इसका नंबर लेकर आती है। पिता कहते हैं सूरज प्रसाद गुप्ता की बेटी, बहुत टाइम हो गया, क्या हुआ? वो कहती है कि बाबा, खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, कुछ पैसे और मेरा सामान रह गया था। आगे चले जाते हैं। ये लोग मथुरा वृंदावन में आ जाते हैं। अब ये जो बात थी, यहाँ पर 5 सितंबर 2015 से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। यानी जब वो मेहंदीपुर बालाजी से मथुरा वृंदावन आ जाती है तो वहाँ पर इसकी बातें शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इनकी बात इतनी तेज होती है, दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ता है कि यहाँ पर कुल 1 हफ्ते में, यानी 16 सितंबर, आप देखिए 5 सितंबर से 16 सितंबर, यानी 10 दिन में, 10 दिन के भीतर इन दोनों के बीच में, यानी सोनू सैनी के बीच में और आरती के बीच में प्यार उमड़ने लगता है। प्यार इतना ज़्यादा बढ़ता है कि दोनों फ़ोन पर बात करते हैं और इन दोनों ने फैसला ले लिया था कि हम घर छोड़कर भागकर शादी करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ से जो सोनू सैनी होता है वो होता है और यहाँ पर आरती होती है। दोनों ही जने यहाँ पर दोस्तों 16 सितंबर 2015 को तो घर से भाग जाते हैं। बातें शुरू हुई थी 5 सितंबर से और यहाँ पर भागना होता है 16 सितंबर का। आप बीच का समय देख लीजिए कितनी जल्दी इन लोगों ने कार्रवाई करे। अब यहाँ से भागते हैं। यहाँ पर जो सूरज प्रसाद गुप्ता होते हैं वो अपनी बेटी को छानबीन करते रहते हैं, हमारी बेटी कहाँ गई। तभी यहाँ पर 2 दिन बाद ये जो आरती होती है अपने पिता सूरज प्रसाद के पास फ़ोन करती है और
कहती है कि बाबूजी, मैंने शादी कर ली है और मुझे फलाना आपने देखा होगा उससे प्यार था और मैंने उससे ही विवाह रचा लिया है, कोर्ट मैरिज कर ली है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कोई बड़ी बात नहीं थी। पिता ने बेटी को माफ़ कर दिया था। वहाँ पर पिता ने कहा कि बेटी तुमने अपनी इच्छा से फैसला लिया है। बेटी वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों करीबन 7 दिन बीतते हैं। अब 7वें से 8वें दिन यहाँ पर जो सोनू सैनी होता है वो इस आरती के पिता सूरज प्रसाद के पास फ़ोन करता है। कहता है कि बाबूजी, कल से यहाँ से आरती गायब हुई है और वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मुझे आरती से मिलना है। क्या वो आपके पास आई है? यहाँ पर ये पिता गर्म या गुस्से में हो जाता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए। दोस्तों यहाँ पर अब एक FIR दर्ज होती है, एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की जाती है। ये पुलिस कंप्लेंट अब यहाँ पर मथुरा वृंदावन की तरफ से कंप्लेंट दर्ज होती है, क्योंकि उसका पिता ये कंप्लेंट दर्ज करता है। उस लड़की को तलाश करने शुरू हो जाती है पुलिस। कुछ दिन तक पुलिस गौर नहीं देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सोनू सैनी बहुत परेशान होता है कि केवल 7 दिन की खुशी हमें मिली है। अब यहाँ पर करीबन 1.5 महीने बाद जो मथुरा वृंदावन जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन होता है या थाना होता है, दोस्तों वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है, यानी एक मरा हुआ शरीर मिलता है। वो किसी लड़की का था। जब वो मरा हुआ शरीर मिलता है तो यहाँ पर तुरंत जो ये सूरज प्रसाद गुप्ता होता है, इसे बुलाया जाता है। जब सूरज प्रसाद गुप्ता आता है तो वहाँ पर उसे दिखाया जाता है। वो देखते ही कह देता है कि अरे ये तो मेरी बेटी है आरती, और इसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। अब इसी शक पर यहाँ पर सूरज और गोपाल सैनी को, यानी गोपाल सैनी और सोनू सैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई तुमने उनकी बेटी को मार दिया, सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों यहाँ पर उनको यानी बहुत बुरी तरह से पुलिस की द्वारा पीटा जाता है। उनकी देही बिल्कुल तोड़ दी जाती है। उनके इतना बुरा उनके साथ किया जाता है कि उनके जो हाथ के नाखून होते हैं ना, उन्हें भी प्लास से खींच लिया जाता है पुलिस के जरिए। यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इनके साथ मारपीट होती है। एक ही सवाल होता है कि तुमने अपनी पत्नी आरती को, सोनू से यही बात की जाती है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। सोनू बार बार कहता है कि साहब मैंने नहीं किया, लेकिन पुलिस उनको पीटने के बाद हाथों से खून टपक रहा है, उल्टे लटका रखे हैं। जैसे ही पुलिस दरवाजे से बाहर जाती है तो पुलिस वाले दरवाजे से भिड़ कर कहते हैं कि इनका एनकाउंटर करना होगा। जैसे ही दोनों दोस्त इस बात को सुनते हैं, गोपाल और सोनू दोनों घबरा जाते हैं। घबराने के साथ दोनों ने एक बात जो सामने लाई, जब पुलिस वाले एक बार और पूछते हैं तो दोनों ही जने कहते हैं कि हाँ, हमने ही यहाँ पर आरती को मारा है। पुलिस इस केस को कोर्ट में भेज देती है। दोस्तों वहाँ से इनको सज़ा होती है। सज़ा में यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो गोपाल है वो तो 9 महीने तक जेल में रहता है, और जो सोनू है वो 18 महीने तक जेल में रहता है, जिसकी ये पत्नी होती है। दोस्तों यहाँ पर गोपाल जब 9 महीने जेल में रहता है तो उसके जो बहन भाई थे, यानी उससे छोटे जो बहन भाई थे, यानी बड़े जो बहन भाई थे, वो 3रे नंबर का था, उनकी शादी रुक जाती है। गोपाल के लिए रिश्ता तय था, शादी होनी बाकी थी, वो रिश्ता भी टूट जाता है। समाज इनका बहिष्कार कर देता है कि एक लड़की के साथ इतना बुरा किया, ये किया, बहुत सारी बातें बनती हैं। रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, कोई भी अपना जैसा महसूस नहीं कराता है। गोपाल शायद सोचता है कि क्या गुनाह किया था, क्या हुआ हमारे साथ। समाज कहता है कि अच्छा हुआ, दरिंदे थे, ऐसा ही इनके साथ होना चाहिए। यहाँ पर 18 महीने बाद जब सोनू सैनी छूट कर आता है तो उसके साथ उसके घर में भी यही होता है। लेकिन यहाँ पर गनीमत रही थी कि जो सोनू था वो सबसे छोटा था, घर में सबकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इसको भी यही समाज का बहिष्कार और समाज की बातें और लोगों का बुरा रवैया देखने को मिलता है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। यहाँ पर कहीं काम नहीं मिलता है, एक शहर से दूसरे शहर में मारे मारे फिरते हैं। और दोस्तों जब ये दूसरे से तीसरे शहर में मारे मारे फिरते हैं तो ये यहाँ पर एक जगह काम करने लगते हैं। ये जगह मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक विशाला नाम का गाँव होता है। विशाला नाम का गांव होता है, जिससे थोड़ी ही दूर जैसे शहर होता है, वहाँ पर ये काम करते हैं। अब काम करते रहते हैं, तभी इनके पास एक लड़का भाग कर आता है। लड़का जब भाग कर आता है तो ये इनका 3रा दोस्त था, जिसने इसको अपने पास काम के लिए बुलाया था। तब वो कहता है कि मैंने भाभी को देखा था, भले ही वो 7 दिन तुम्हारे पास रही थी, लेकिन यहाँ पर एक विशाला गाँव है जो पास ही में है, उसमें भाभी की तरह, आरती की तरह एक महिला रहती है। मैंने उसको देखा है, वो लोग ऊँट भी रखते हैं,
हैं और मैंने जब उसको देखा तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की जैसी लगी। ये बात सोनू से कही जाती है। सोनू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सोनू एक बात जानता था। दोस्तों यहाँ पर वो ऊँट खरीदने के बहाने वहाँ पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऊँट दिखाने के ही वो लोग 500 रुपये ले लेते हैं, चाहे आप ऊँट खरीद रहे हो। यानी विशाला गाँव की आपको बात बता रही हूँ, चाहे आप ऊँट नहीं खरीद रहे हो। दोस्तों यहाँ पर इसका जो आरती की तरह रहने वाली महिला थी वो दरअसल उत्तर प्रदेश के उरई के जालौन की रहने वाली थी। यानी इसका मायका ये था और ससुराल इसका विशाला गांव पड़ता है। यानी ससुराल विशाला गांव था और मायका जालौन की रहने वाली थी। तो यहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो ऊँट जब खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर कोई बात नहीं बनती है। दोनों दोस्त जाते हैं, यानी गोपाल और सोनू, कोई भी बात नहीं बनती है। अब यहाँ पर ये दोनों और भी दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि सब्जी बेचने के लिए बहाने से वहाँ पर जाएंगे। अब ये एक ठेला खरीदते हैं, पूरा इंतजाम करते हैं। हालांकि किस्मत के मारे थे, पैसे पास में नहीं थे। उस ठेले में सब्जी रखते हैं, 2-3 दिन तक उसी घर के आसपास कर सब्जी बेचते हैं। अब बहुत सारे लोग लेते हैं सब्जी। अब एक दिन क्या होता है कि दोनों दोस्त सब्जी बेच रहे थे, तभी यहाँ पर वो महिला आती है जो विशाला गाँव में रहती है, आकर सब्जी का मोल भाव करने लगती है। यहाँ पर जो गोपाल है और सोनू है एक टकटकी लगाए उस महिला को देखते रह जाते हैं। जो दोस्तों ने बात कही थी सच में ही ये तो आरती से मिलती जुलती है। जब उसने मोल भाव किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो भी आरती जैसी थी। अब दोनों जने वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। वो जितने पैसे देकर जाती है इतने पैसे लेते हैं। उसके जाने से बाद ही यहाँ पर दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। यहाँ पर जो गोपाल है वो कहता है कि देखा, बिल्कुल भाभी की तरह थी, कहीं ये तुम्हारी पत्नी ही तो नहीं है। यहाँ पर ये दोनों संदेह में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, मेहंदीपुर बालाजी का यानी पुलिस स्टेशन वहाँ पर जो लगता है, यानी समाधि वाली गली में जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, उस थाने में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर अजीत SHO से बात करते हैं। जब उसे सारी बात बताते हैं तो यहाँ पर जो अजीत नामक SHO होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम तो एक फिल्मी कहानी हमारे सामने रख रहे हो। ये कहते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, हम तो जेल भी काट कर आए हैं जबकि वो मौज से ज़िंदगी बिता रही है। लेकिन पुलिस वालों ने इस बात का विश्वास नहीं किया। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। अब ये दोनों दोस्त सबूत जुटाने लगते हैं। भाई सबूत के साथ ये सब कुछ होगा। अब दोनों दोस्त एक और प्लानिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब ये सब्जी बेचने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो महिला थी, शायद वो आरती है या नहीं है, वो बिल्कुल भी इन्हें पहचान नहीं पाती और ऐसे व्यवहार करती है कि जैसे जानती ही ना हो। अब की बार ये सर्वे करने वाले और यहाँ पर सरकार की तरफ से टॉयलेट बनवाने वाले, जिसके प्रति 2 लाख रुपए का ऑफर सरकार का निकला था, यानी लॉटरी लगी थी और गांव के कुछ लोगों को देने थे, और ये उसी घर में पहुंच जाते हैं जिसमें वो महिला रहती है जिसको सब्जी बेची गई थी। जब ये वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचते ही एक बूढ़ा व्यक्ति इनको मिलता है। उस बूढ़े व्यक्ति को पूरी सुविधाएं बताते हैं कि टॉयलेट बनवाएंगे तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, आप बनवाएं ना बनवाइए आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति इनके झांसे में फंस जाता है, जो कि गोपाल और सोनू होता है। इनके झांसे में जब ये बुजुर्ग व्यक्ति फंसता है तो इनके पास रजिस्टर थे, इन्होंने पूरा भेस रख रखा था। वहाँ पर जब ये लोग बैठते हैं तो ये कहते हैं कि बाबा हम आपकी टॉयलेट तो बनवाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आपको ये बताना होगा कि आपके घर में कितने रिश्तेदार आते हैं, क्या होता है, कितने सदस्य आप हो, उनकी ID हमें दिखाओ। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति बिना कुछ कहे, क्योंकि इसे 2 लाख रुपए का लालच था, ये सबकी ID लेकर आता है। लेकिन जब एक ID को ये लोग देखते हैं तो जिसमें एक आरती नाम की महिला, जिसे इन लोगों ने सब्जी दी थी, उसका नाम आरती ही था, लेकिन उसका पता अलग था। उसका पता क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के उरई के जालौन की रहने वाली थी आरती, और यहाँ पर विशाला गांव में ब्याही थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनकी आरती थी वो दरअसल यहाँ पर मथुरा वृंदावन की थी। तो ये गैप इनको परेशान कर देता है, लेकिन फ़ोटो वही, नाम तो सेम नहीं हो सकता। इसके बाद ये यहाँ पर बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर जब पिता का नाम मैच किया जाता है तो आरती जो इनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी के पिता से नाम मैच हो जाता है। तो इनके पूरी कहानी समझ में आ जाती है और ये उन सभी आईडियो का यानी फ़ोटोकॉपी लेते हैं, और लेने के बाद उन आईडियो की फ़ोटोकॉपी को SHO अजीत के पास लाकर रख देते हैं। कहते हैं कि साहब आपको सबूत चाहिए थे, ये वो सबूत हैं, आप जाकर वहाँ पर उस महिला से बातचीत कीजिए, हमें न्याय दिलवाइए, क्योंकि आप न्याय के लिए बैठे हुए हैं और हमें आपसे न्याय की बहुत उम्मीद है। यहाँ से कानून उठता है,
यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी से वो थाने के लोग जाते हैं और जब इस महिला के घर जाते हैं विशाला गांव में, और जब इस महिला को देखते हैं तो ये सच में ही वही आरती निकलती है जिसकी यानी मरने के इल्ज़ाम में 2 लोग जेल भी रहकर आए हैं और जिनके ऊपर तारीखें चल रही हैं, कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। जब यहाँ पर आरती से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है। आरती से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि मेरे 15 दिन में इससे नैना लड़ गए, शादी भी हो गई, लेकिन जब मैं इसके पास रहती हूँ तो इसकी परिस्थिति यानी हालात ठीक नहीं थे और मुझे अपने फैसले पर अफसोस होता है। मेरे पिता ने कहा था कि तुम अपने फैसले से पछताओगी। अब मैं वहाँ पर 7 दिन ही इसके पास रह पाती हूँ, वहाँ से मैं भाग जाती हूँ, कुछ दिन मैं बाहर रहती हूँ, 10 से 15 दिन, फिर मैं वहाँ पर एक लड़के से शादी करती हूँ, यानी विशाला गांव का था, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे से मुझे रखता है। फिर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और मैंने कहा कि पिताजी मैंने दूसरी शादी कर ली है, ये सब कुछ कर लिया है। लेकिन इतने ही बीच में उस पिता ने एक मरी हुई यानी जिसका कोई पता नहीं था, कोई लड़की मरी हुई थी, पहले से ही कोई और उसका परिवार था, उसको अपनी बेटी बना लिया था और अपने पहले दामाद को यानी जेल पहुंचा दिया था और उसके दोस्त को भी पहुंचा दिया था। लगातार जो पिता होता है आरती का, सूरज प्रसाद गुप्ता, अपनी बेटी के संपर्क में था। 18 महीने 9 महीने वो जितना भी जेल में रहते हैं वो अब तक अपने गुनाह को कबूल नहीं करता है और वो सभी लोग जेल में यानी दोनों दोस्त जेल में उनके साथ इतना बुरा होता है। अब दोस्तों पुलिस ने ये जड़ निकाल ली थी। यहाँ पर इस केस के यानी कानून की तरफ से इस टीम ने, जो पुलिसकर्मियों की टीम थी जिन्होंने यहाँ पर गोपाल और सोनू को गिरफ्तार किया था और इस केस को कोर्ट के हवाले किया था, सुलझाने के तरीके से ही उनको 7,000 इनाम और मिलते हैं। अब यहाँ पर सोनू और गोपाल से पूछा जाता है कि भाई जब तुमने ये सब कुछ किया ही नहीं तो तुमने ये हामी क्यों भरी? तो सोनू गोपाल रोने लगते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे हाथों से हमारे नाखून तक खींच लिए गए थे, हमारे साथ इतना बुरा किया गया था और हमारी इनकाउंटर की बातें चल रही थी, यानी हमें मारने की बातें चल रही थी। हमने सोचा कि मरने से बेहतर है कम से कम जिंदा तो रहेंगे, हमने ये गुनाह किया है या नहीं किया है, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। और हमने एक मनगढ़ंत कहानी रच डाली पुलिस वालों के सामने और वो कहानी आगे तक चली और लोगों ने उस बात पर भरोसा किया। यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि साहब पुलिस वालों से भरोसा उठ चुका है क्योंकि वो ठीक से तहकीकात नहीं करते हैं। अगर वो ठीक से अपना काम करते तो हमारे घरों में जो समस्याएं आई हैं, जो समाज ने हमारा बहिष्कार किया है, हमारे घर के परिवार के सदस्यों की शादी रुक गई है, कोई हमारे घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहता, कोई हमारे घर की बेटी अपने घर में नहीं लेना चाहता। हमें ही तो पता है हम कितनी परेशानियों से उलझे हैं या कितनी परेशानियों से हमने सामना किया है। आरती की तरफ रोता हुआ सोनू कहता है कि जो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है ना, तुम जीवन भर सुखी नहीं पाओगी। मेरी आत्मा से पूछो मेरे परिवार ने क्या सहा है। मैं अपने दुख को तुम्हें दिखा तो नहीं सकता, लेकिन तुम बहुत ही सेल्फिश हो, यानी अपने आप में जीने वाली लालची औरत हो। तुम्हारा कहीं भी कभी भी भला नहीं हो सकता। दोस्तों उस पिता के ऊपर भी कार्रवाई होती है और यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। वही सवाल होता है कि जज साहब ने कैसे फैसला कर दिया इस केस में, कौन इसमें वकील बने, कैसे एक वकील ने झूठी झूठी दलीलें दी, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। अब कानून के अंतर्गत ये काम होते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। एक इंसान जो किस्मत का मारा है, जिसके साथ किस्मत खेल खेल गई, वो किसके दरवाजे को खटखटाएगा? भाई अब तो झूठे सबूत कोई भी पेश कर देगा और यहाँ पर सब अंदर रहेंगे। ये तो बहुत गलत बात लगी, लेकिन ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी जितनी सुंदर नजर आती है ना, उसके बाद रातें बहुत गहरी होती हैं, बहुत काली होती हैं। यहाँ पर सोच कर देखिए, 15 दिन के अंदर प्यार भी हो जाता है, नंबर भी बढ़ जाते हैं और शादी भी हो जाती है और रिश्ता भी टूट जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। आश्चर्यजनक घटना है दोस्तों। इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। इन चीज़ों से अगर आप लोग सीख लेंगे ना तो जीवन बदल जाएगा, जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। अपनी बेटियों को सीख दीजिए, समझ दीजिए। आपका मन कोई प्रसाद है जो हर किसी की हथेली पर रखती हुई घूम रही हैं आप? क्या आपका दिल है या कोई मन है या क्या है? शायद आपको इस्तेमाल करने की चीज़ हो जो इस तरह से एक मर्द से दूसरे मर्द को आप सौंप देती हो। वो भी महिलाएं थी जो पति की मृत्यु के बाद सती होने का दम रखती थी और पति को गोद में लेकर आग की सैया पर अपने आप को बिछौना बनाकर लुटा दिया करती थी। वो भी महिलाएं थी, किसी घर की बेटी, किसी घर की बहू थी। तुम आदमियों के नीचे बिछौना बन रही हो और एक नहीं
हर बार बिस्तर बदल रही हो, बहुत गलत बात है। शर्मिंदगी अपने आप में महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस करो, ये गलत है, ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए गलत है, देश दुनिया के लिए गलत है, ये दिशा गलत है। ये कोई प्रसाद नहीं है या कोई सब्जी रोटी नहीं है या कोई हलवा नहीं है जो हर कोई आएगा और खा जाएगा। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। यहाँ पर इस लड़की का यानी 7 सितंबर 2022 में पता चलता है इस महिला का, तब तक वो दोनों दोस्त ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाते हैं। जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना, बहुत मेहनत करी है, अपनी राय ज़रूर भेजा कीजिए, आपकी राय का इंतज़ार करती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।